friends, welcome back to the channel BioVerse with Pallavi, your go-to destination for mastering biology with conceptual clarity and smart preparation for board and NEET examination. Students, in today's session we are going to solve NEET-based questions from Class 11 Biology, Chapter 1, The Living World. These are not just ordinary questions, they have been designed to strengthen your concepts, improve your elimination skills, and help you understand the pattern that is expected in the competitive examinations. So keep a notebook ready, pause the video before every question, try to answer it by yourself, and then match your reasoning with the explanation that has been provided. So let's begin with our NEET practice and make every question count. So the first question is a statement based question. Statement 1 कह रहा है कि intrinsic growth is a characteristic of the living things and extrinsic growth is a characteristic of non-living things. तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जब हम intrinsic growth की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है the growth that is taking place within the cell, और extrinsic growth का मतलब होता है it is taking place outside the cell or in the outside medium. तो अब इसके बारे में आप जरा सोचिए कि आंसर प्रोबेबल आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, फिर we'll discuss that. ओके स्टूडेंट्स, तो जो स्टेटमेंट वन कह रहा है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स है, तो बिल्कुल है, क्योंकि ग्रोथ अगर आपके विद इन द सेल हो रही है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस इन्वॉल्व है, वो बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो इन्वॉल्व हैं, ग्रोथ करा रहे हैं सेल की अंदर की तरफ से, उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे हैं, उसमें जो है सेलुलर ऑर्गेनल्स ऐड हो रही हैं, उनमें वेरियस काइंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं. जब हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की बात करते हैं या तो वो आउटसाइड द सेल हो, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आउटसाइड द मीडियम. तो ये कैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स बन सकता है, जैसे कि एग्जांपल है, ये हमारे पास सैंड का एक ड्यून तैयार है. अब जब यहाँ से हवा बहती हुई आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, और बहुत सारी सैंड इस तरीके से इसके ऊपर डिपॉजिट होती रहेगी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार डिपॉजिशन सैंड का बढ़ता रहेगा, मतलब यहाँ पे जो ग्रोथ होगी वो ऊपर की तरफ होगी. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक्सटेंसिव ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. फिर स्टेटमेंट 2 कह रहा है, लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर. मतलब हम बात करते हैं किंगडम से लेके स्पीशीज तक की. तो स्टूडेंट्स, हमने देखा है जब हम किंगडम की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा है, बट इन डाइवर्सिटी में अगर हम बात करें कि हमारे पास कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं, तो वो काफ़ी कम होते हैं. बट जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, डाइवर्सिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है, बट हमारे पास जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो लगातार इंक्रीज होते चले जाते हैं. तो इसकी वजह से अगर अब हम स्टेटमेंट 1 की बात करें और स्टेटमेंट 2 की बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे कैसे हैं, करेक्ट हैं. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ए. Both statement 1 and statement 2 are correct. Moving on to the next question number 2. Statement 1 कह रहा है कि external and internal structures, structure of cell, development process and ecological information of organisms, they form the basis of modern taxonomic studies. Statement 2 कह रहा है कि the scope of systematics include identification, nomenclature and classification. इसके बारे में आप एक बार पॉन्डर करिए, फिर हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर. स्टूडेंट्स, जब हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, और सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उसके एक्सटर्नल फीचर्स को देखते हैं कि कौन से आइडेंटिफाइबल और हमारे पास ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक है. इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो हम इसमें बात करते हैं उसकी एनाटॉमी की, इसमें हमारे पास कौन कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं. जब हम स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम सेल बायोलॉजी की बात करते हैं.
डेवलपमेंट प्रोसेस में ना सिर्फ हम ग्रोथ की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की भी बात करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे हम कंपैरेटिव स्टडी भी करते हैं। किसकी? एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस की भी। तो ये भी हम कंसिडरेशन में लेते हैं। जब हम इकोलॉजिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो हम एक ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट, वो किस तरीके से अपनी टेरिटरी को डिफाइन कर रहा है, उसका शेल्टर एरिया कैसा है, किस तरीके से उसकी फूड एंड ईटिंग हैबिट्स हैं, उनको हम देखते हैं। और टुगेदर विद दैट वो उस एनवायरनमेंट में किस तरीके से अपने लिए मेट ढूंढ रहा है, किस तरह से मेटिंग हो रही है, इन सारी चीज़ों को समझने के बाद, एनालाइज करने के बाद ही हम जो है टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ को एक रूपरेखा देते हैं। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें मिला के मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ का पार्ट बनती हैं। जब स्टेटमेंट 2 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास, हमने पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे पास जो स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स है वो एक अम्ब्रेला है। उस अम्ब्रेला के अंदर हमारे पास टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर आता है। तो स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पे सही हो जाता है। तो जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बनता है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। Moving on to next question number 3, statement 1 is saying each genus may have one or more than one specific epithet representing different organisms with no common features. Statement 2 is saying cell division occurs in certain tissues to add cells in existing cell. Think about it, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास बोला गया है जीनस। जीनस के अंदर कई सारे स्पेसिफिक एपिथेट आ सकते हैं। स्पेसिफिक एपिथेट को हम बोलते हैं इन जनरल स्पीशीज। तो बिल्कुल इस जीनस के अंदर कई स्पीशीज आ सकती है। तो यहाँ तक तो हमारे पास स्टेटमेंट सही जा रहा है। बट उसने बोला कि यहाँ पे जब कई सारे स्पेसिफिक एपिथेट हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास कोई कॉमन फीचर नहीं होता है। ये चीज गलत है। यहाँ पे जब हम जीनस की बात करते हैं तो जीनस में हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास कॉमन फीचर्स होते हैं। और जब हम स्पीशीज के बारे में आते हैं, चाहे स्पीशीज ए, बी, सी एंड सो ऑन, तो हमारे पास जो स्पीशीज है स्टूडेंट्स, इनके पास कॉमन फीचर्स के अलावा एक ऐसी पर्टिकुलर पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक होती है जो स्पीशीज ए को बी से, बी को सी से एंड सो ऑन डिफरेंट बना देती है विद इन द सेम जीनस। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये पार्ट लिखा हुआ है ना कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विद नो कॉमन फीचर्स, ये इस स्टेटमेंट को गलत बना देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जब कॉमन फीचर्स हैं तो यहाँ पे हमारे पास सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी। ओके, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है सेल डिवीजन कुछ ही टिश्यूज में होती है। भाई क्यों कुछ टिश्यूज में होंगी? हमारे पास जब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास सेल डिवीजन होती है। अब सेल डिवीजन चाहे हमारे पास ग्रोथ के लिए हो सकती है, रिपेयर के लिए हो सकती है, बॉडी का होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए हो सकती है, या फिर इट कैन इवन हैव फॉर रिप्रोडक्शन। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि सर्टेन टिश्यूज में ही हमारे पास सेल डिवीजन होगी। सेल डिवीजन जितने एग्जिस्टिंग सेल्स है बॉडी के, उन सब में होगी अनटिल अनलेस सेल इनकेपेबल हो जाए सेल डिवीजन के लिए। तो स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे पास है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे आपके पास असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये आपके पास उन असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए कुछ कोड्स प्रोवाइडेड हैं। जैसे कि कोड ए बोलता है कि असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू है, बट रीजन यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का दे पा रहा है। कोड बी बोलता है कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कोड सी बोलता है असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। और कोड डी बोलता है कि असर्शन फॉल्स है और रीजन हमारे पास ट्रू है।
तो अब हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और रीजन कह रहा है कि ग्रोथ कैन ऑल्सो बी सीन इन नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे बेटा हम ये चीज देखेंगे कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और एक हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा की बात करें तो ये मान लेते हैं कि हमारे पास मदर अमीबा है, तो ये जब डिवाइड करेगी तो ये हमारे पास 2 डॉटर अमीबा बनाएगी, और जब ये 2 डॉटर अमीबा बनेंगी तो इसे हम ग्रोथ भी मान सकते हैं, क्योंकि सेल डिवाइड करना ही ग्रोथ है। अब इसे ग्रोथ के अलावा यहाँ पे मदर सेल से 2 डॉटर अमीबा हैं जो अकेले इंडिपेंडेंटली सर्वाइव भी कर सकती हैं, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ भी देखने को मिलेगी और इसी में ही हम इसे रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। बट जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये कई सारे सेल से मिलके बने हैं, तो यहाँ पे ग्रोथ हमारे पास अलग इंडिविजुअल चीज है, और यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होगा वो भी हमारे पास इंडिविजुअल होगा। अब ये क्यों नहीं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये इसलिए नहीं है कि ग्रोथ तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो रही है। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे पास माउंटेन्स है, उन माउंटेन्स पे हमारे पास अगर आइस यहाँ पे डिपॉजिट हो रही है तो ये भी तो माउंटेन्स के ऊपर हो रही है ना, ऑन द अपर सरफेस आउटसाइड। इसी तरह से सैंड ड्यून्स में भी हो रहा है कि सैंड ड्यून्स में हमारे पास सैंड ऊपर की तरफ डिपॉजिट हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारा रीजन है वो जस्टिफाई कर रहा है कि क्यों ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नहीं हो सकती है ग्रोथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए आएगा फॉर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, इट इज कोड नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और ये रीजन जस्टिफाई कर रहा है कि इट कैन नॉट बी द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 5, assertion says systematics is the study of organisms, their diversities, but not the relationships among them. Reason says the word systematics is been derived from the Latin word systema. Think about it. Okay, students. Systematics is the study of organisms. True. Their diversities. True. But this portion where it is written not, it is going to be false. क्योंकि जब हम systematics की बात करते हैं तो systematics phylogenetic studies को या रिलेशनशिप्स को समझने की कोशिश करता है कि किस तरीके से दो ऑर्गेनिजम्स आपस में रिलेटेड हैं, किस तरीके से इवोल्यूशन के दौरान ये आपस में कनेक्टेड हुए या किस तरीके से ये डाइवर्सिफाई हुए। तो ये कहना कि सिस्टमैटिक्स में आप रिलेशनशिप की स्टडीज नहीं करते हैं, दैट इज रॉन्ग। तो असर्शन हमने यहाँ पे देखा फॉल्स है। और जब बात करते हैं द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा, दिस इज ट्रू। सो चिल्ड्रन, द करेक्ट ऑप्शन for question number 5 is code number D. Moving on to the question number 6, assertion says reproduction is synonymous with growth in unicellular organisms. Reason, amoeba reproduces via binary fission. Therefore, a single parent cell produces 2 daughter cells, resulting in increase in its population. Think about the answer. Now, in previous question, children, we have understood कि जब unicellular organism में सेल डिवीजन होती है तो वो सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन और ग्रोथ आपस में सिनोनिमस बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट हमारा असर्शन का ट्रू हो गया। अब अमीबा के बारे में रीजन क्या कह रहा है कि अमीबा जब बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करता है तो जो सिंगल पेरेंट सेल है प्रोड्यूस करता है 2 डॉटर सेल्स, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन इट्स पॉपुलेशन। ये इसी चीज को जस्टिफाई कर रहा है कि अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन हुई है तो वो ग्रोथ तो है ही है, क्योंकि जब भी ग्रोथ होगी तो ग्रोथ में 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। बट
क्योंकि ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है इसीलिए यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। हमें जो 2 डॉटर अमीबे मिल रहे हैं, दे आर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग ऑन देयर ओन एंड देन अगेन रिप्रोड्यूसिंग। सो ये हमारा रीजन हमारे असर्शन को बिल्कुल सही तरीके से जस्टिफाई कर रहा है। सो व्हेन दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड द रीजन जस्टिफाइज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, हियर द ऑप्शन इज गोइंग टू बी कोड नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, assertion कह रहा है कि मेटाबॉलिज्म इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रीजन कह रहा है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन नॉट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम। कैसे है इसको आप एक बार सोचिए, फिर वील डिस्कस द आंसर। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे असर्शन बोल रहा है कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं है, और ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है ये इस स्टेटमेंट को बता रही है कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसमें कहीं ना कहीं एनाबॉलिज्म, जहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं, सिंथेसाइज हो रही हैं, मतलब कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, और कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे पास क्या हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं, या फिर मैं कह दूं कि वो चीज़ें उनका ब्रेकडाउन होगा ही होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर एनाबॉलिज्म और हमारे पास कैटाबॉलिज्म, जो कि हमारे पास 2 पार्ट है मेटाबॉलिज्म के, अगर नहीं होंगे तो हमारे पास एनर्जी नहीं बनेगी, बायोमास ही नहीं बनेगा। बायोमास नहीं बनेगा तो हमारे पास एनर्जी का ट्रांसफर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में फिर कैसे होता। तो मेटाबॉलिज्म तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो उसका एक एक्सक्लूसिव फीचर बन जाता है। तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे जो पहले स्टेटमेंट की बात करी है वो स्टेटमेंट हमारे पास कैसा हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। रीजन आई हैव प्रोवाइडेड। नेक्स्ट थिंग इज कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम। बिल्कुल हो सकते हैं। जब हम कोई भी इन विट्रो प्रोसेस करेंगे, मतलब लेबोरेटरी कंडीशंस में करेंगे, तो वहाँ पे हम चीज़ें देखेंगे कि वहाँ पे हमारे पास एंजाइम कंट्रोल रिएक्शंस होंगे। जिस तरीके से बॉडी में मेटाबॉलिज्म में एंजाइम कंट्रोल रिएक्शंस होते हैं, वो सेम एंजाइम कंट्रोल रिएक्शंस यहाँ पे भी होंगे, बट दे आर अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि अगर ये एनवायरनमेंट में हो रहे हैं तो ये एक्टिव बायोलॉजिकल प्रोसेस का बस पार्ट नहीं बनेंगे। यहाँ पे कोई नया लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होगा इस एनर्जी को यूटिलाइज करके। सो दैट इज द डिफरेंस कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द लिविंग बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम दे कैन हैपन, बट दे आर नॉट गोइंग टू गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑन देयर ओन। तो हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। सो द करेक्ट ऑप्शन नंबर is going to be option number D. Moving on to question number 8. यहाँ पे पूछा है कि which of the following statements given below is not included in the universal rule of nomenclature. तो यहाँ पे जिस nomenclature की हम बात कर रहे हैं that is binomial nomenclature, और उसके rules के according कौन सी चीज included नहीं है वो हम देखते हैं। जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट्स शुड बी इन लैटिन वर्ड्स, ट्रू। नेक्स्ट इज जेनरिक नेम इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द नेम ऑफ द टेक्सोनॉमस हु डिस्क्राइब्ड इट फर्स्ट, फॉल्स। जेनरिक नेम मस्ट बिगिन विद कैपिटल लेटर, बिल्कुल। एंड ऑल लेटर्स ऑफ द स्पेसिफिक नेम मस्ट बी ट्रू, मस्ट बी स्मॉल। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास ट्रू हो गया। तो इनकरेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी 8B. Moving on to next question, which of the following is against the rule of ICBN? तो जो हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिसाइड करता है, ये बोटानिकल जो है नेम्स डिसाइड करता है सारे प्लांट ऑर्गेनिजम्स के। तो यहाँ पे हैंड रिटन नेम्स जो है, साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड, डेफिनेटली होने चाहिए। एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, होना चाहिए। साइंटिफिक नेम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग दोनों पार्ट है। द साइंटिफिक नेम्स आर इन लेटर एंड शुड बी इटैलिसाइज, ट्रू। देन जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, दिस इज
गोइंग टू बी फॉल्स, क्योंकि अभी हमने बात करी है कि जब भी हमारे पास जेनरिक नेम होता है इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड ऑल द लेटर्स ऑफ द स्पेसिफिक नेम दे स्टार्ट विद द स्मॉल। तो इसका जो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर 9D। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज बीन फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैरोलस लिनेयस। थिंक अबाउट द आंसर चिल्ड्रन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शन ए में यहाँ पे मेंजिफेरा जीनस है, कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, बट स्पीशीज को स्टार्ट होना चाहिए था स्मॉल लेटर से, तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में इसको कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए था, इंडिका सही लिखा है, तब भी ये ऑप्शन हमारे पास गलत है। फिर मेंजिफेरा इंडिका कैपिटल एम है, स्मॉल आई है जीनस और स्पीशीज का, बट हम नाम कभी भी इस तरीके से नहीं लिखते हैं कि हम नेम भी लिख रहे हैं सरनेम भी लिख रहे हैं साइंटिस्ट की, तो ये गलत हो जाता है। सही तरीका क्या है, जीनस का कैपिटल एम, स्पीशीज का हमारे पास क्या हो जाएगा स्मॉल लेटर, अगर टाइप है तो दोनों इटैलिक्स होंगे, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट फॉलोड बाय अ डॉट। सो करेक्ट ऑप्शन इज 10D। Species are considered as, ऑप्शन ए कह रहा है रियल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट, द रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, the lowest unit of classification, and option D is artificial concept of human mind which cannot be defined in absolute terms. The correct answer children is option number C, lowest unit, या फिर मैं बोल दूं it is the foundational unit, or I can say that it is the basic unit of classification। कुछ भी आएगा आपका आंसर यही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि ICBN का फुल फॉर्म क्या है। थिंक अबाउट इट। इट्स नॉट द इंटरनेशनल Congress of Biological Names. It's not an Indian name and neither it's an Indian Congress of Biological Names. So correct option is 12A, International Code of Botanical Nomenclature. Question number 13 पूछ रहा है कि biological concept of species किसने propose किया था? So that is Linnaeus, Ernst Mayr, John Ray and A.P.T. Kendall. Yes, students. So correct answer is going to be 13B. That is Ernst Mayr. Linnaeus ने आपको दिया था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया था अर्न्स्ट मेयर ने, जॉन रे ने जो है टर्म दिया था टेक्सोनॉमी, और जब हम एपीटी केंडोल की बात करते हैं तो इन्होंने हमारे पास प्लांट को फैमिलीज बताने में काम दिया था। मूविंग ऑन फर्दर, क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is incorrect with respect to species? ऑप्शन ए कह रहा है अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, हमें बताना है इनकरेक्ट। बिल्कुल फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हैं, वो पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सिमिलैरिटीज हैं जिसकी वजह से हम उन्हें एक स्पीशीज में डाल रहे हैं। Two different species breed together to produce fertile offsprings. Human beings belong to the species sapiens. True. Panthera has many specific epithets. बहुत सारी species हैं, जैसे टाइगर के लिए tigris, लायन के लिए लियो, और हमारे पास पैंथर के लिए पार्डस। तो अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो अर्न्स्ट मेयर ने दिया था, उसके अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्पीशीज दे ब्रीड टुगेदर। अगर डिफरेंट स्पीशीज हैं तो वो कभी भी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बनाएंगी, दे वुड बी फॉर्मिंग द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग। तो इनकरेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। Students, if you want to understand the biological species concept and why different species when breed together they don't produce fertile offsprings, you have to go and check out the video in my playlist that is present on this channel. Question number 15 पूछ रहा है कि the word taxon signifies what? A, scientific name of an organism. B is developmental process of an organism. C is taxonomic group of any rank. And D is ecological importance of an
organism. Take your time. So correct option is 15B, taxonomic group of any rank. जब हम किसी चीज को कैटेगरीज में ऑर्डर में डालते हैं तब हम यहाँ पे बात करते हैं दैट इंडिविजुअल ऑर्डर, उसको हम नाम दे देते हैं टेक्सॉन. उस इंडिविजुअल ऑर्डर को, उस इंडिविजुअल रैंक को वी कॉल इट एज टेक्सॉन. The biological concept of species is being mainly based on option A, morphological features, option B, morphology and method of reproduction, option C, method of reproduction only, and D, reproductive isolation. The correct answer is reproductive isolation. यही reproductive isolation है कि जिसकी वजह से different species आपस में mate करके भी they are not able to produce the fertile offspring. Question number 17. Read the following statements and carefully choose the incorrect option. Option A, Solanum, Petunia and Datura are placed in family Solanaceae. Properties of tissues are not present in the constituent cells, but they arise as a result of interaction among the constituent cells. Option C, based on the characteristic, all living organisms can be classified into different taxa. This process is called as identification. Option number D, problem of classification becomes more complex as we go higher in the category. Think about the answer, students. So here the Solanum, Petunia and Datura, they have been placed in family Solanaceae. ट्रू, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्लावर्स हैं उनका जो है फ्यूज पेटल्स होती हैं, ऑल्टरनेट टाइप ऑफ लीव्स होती हैं और उनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फीचर जो है उनको एक स्पीशीज में डालता है. उसके अलावा जब हम बात करते हैं यहाँ पे तो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट सेल की वजह से नहीं है, बल्कि इट्स अ इंटरेक्शन अमंग द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो उस टिश्यू को बना रहे, उसका कॉम्पोजिशन डिसाइड करता है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. Problem of classification becomes more complex as we go higher in the category. This is also true. Now, option number C को समझते हैं कि based on the characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This is called as identification. तो यहाँ से लेकर जब हम बात करते हैं different taxa तक तो ये चीज़ हमारी true हो जाती है कि हम different organisms को उनके characteristic features की वजह से different categories में डालते हैं. But इस process को हम identification ना कह के हम इस process को बोलते हैं classification. So इसका children इनकरेक्ट ऑप्शन जो हम बात कर रहे थे दैट इज ऑप्शन नंबर सी. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आपको चीज चूज करनी है वो कैसी है. इट इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए बोल रहा है कि इन प्लांट्स ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स स्पॉन्टेनियसली only in the meristematic cells and that too for a specific period of time. Option B, living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive system but are not capable of responding to external stimuli. Option number C, nomenclature standardizes the name of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. And classification is a single process. Think about the answer and then we'll discuss. So children, when we are talking about here, in plants, growth by cell division occurs spontaneously only in the meristematic cells and that too for a specific period? No. प्लांट्स की ग्रोथ इसीलिए जो देखने को मिलती है वो कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ होती है. स्पेसिफिक पीरियड जो होता है वो हमें देखने को मिलता है एनिमल्स में. तो ये ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट हो गया. लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग है. यस, दे इवॉल्व एंड दे आर सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम. बट यहाँ पे जो ये बात लिखी दे आर नॉट केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, गलत है. क्योंकि इनके पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास है कॉन्शियसनेस.
कॉन्शियसनेस के अलावा दे हैव द एबिलिटी टू अडेप्ट, और अडेप्ट किसके अकॉर्डिंग करेंगे? अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। बिल्कुल भी नहीं, हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ते हैं, उसके अलावा हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, हम क्लासिफाई करते हैं, पिक्यूलरिटीज को समझते हैं, डिफरेंसेस को समझते हैं। तो ये कोई चीज़ ऐसे सिंगल प्रोसेस तो हो ही नहीं सकती। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नॉमेनक्लेचर स्टैंडर्डाइजेस द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यस, ताकि वर्नाकुलर नेम्स अपनी जगह यूज होते रहें, बट जब हम ओवरऑल साइंटिफिक कम्युनिटी की बात करें तो वहां पे सेम नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज हो। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज 18C। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर सेट्स रूल फॉर साइंटिफिक नेमिंग ऑफ। तो जिस तरीके से ICBN हमारे पास डिसाइड कर रहा था नेमिंग ऑफ द प्लांट्स, उसी तरीके से जब हम बात करते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है ICZN, तो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर डिसाइड करता है नेम ऑफ एनिमल्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, Systema Naturae book was been written by A is Engler and Prentill, B is Darwin, C is Linnaeus and D is John Ray. तो एंगलर एंड पेंट्रल ने जो बुक दी थी दैट वाज डी नेचुरलिज्म एंड moving on to the next question, Systema Naturae book was been written by A is Engler and Prentill, B is Darwin, C is Linnaeus and D is John Ray. सो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि एंगलर एंड पेंट्रल ने एक बुक दी थी दैट वाज रिगार्डिंग दी नेचुरल प्लांट फैमिलीज। डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज दिया था। जॉन रे ने जो बुक दी थी दैट वाज हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सिस्टेमा नेचुरे वाज बीन गिवन बाय Carolus Linnaeus. Question number 21. Modern basis of taxonomy includes A. Internal structure, B. External structure, C is ecological information and D is all of the above. So this question we have already discussed in the related question that we have done. So यहाँ पे option हो जाएगा option number D, all of the above. And that's a wrap for today's NEET practice session from chapter Living World. I hope students these questions have helped you identify your strengths as well as the concepts that need a little bit more revision. Remember, NEET is not just about studying more, it is about practicing smarter and learning from each question that you are solving. So keep practicing, keep revising, and remember, every question that you're solving is going to bring you one step closer to your NEET dream. Stay tuned to the channel because from our next session, we are going to start with the next chapter for class 11 biology, that is biological classification, where we are going to build your concepts with the same NEET focused approach. Until then, keep learning, keep growing, and keep exploring biology with BioVerse with Pallavi. This is Pallavi signing off. See you in the next video.